सो पर्सनल मैनेजमेंट, इसको वी कॉल इट पर्सोनल मैनेजमेंट। अगर हम वैसे देखें तो पर्सनल मैनेजमेंट जो है ये पर्सोनल मैनेजमेंट है ये। क्या होता है? मैम पर्सनल तो इंसान से रिलेटेड होता है ना, मे बी एम्प्लॉयज को मैनेज करने का या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन्हें मैनेज करने का, मे बी। एनी आइडिया पर्सोनल मैनेजमेंट? क्या हुआ, खो गए? मैम ये पर्सनल मैनेजमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन से जो रिलेटेड जो लोग मतलब जो उसमें जो काम करते हैं उससे रिलेटेड है मैम। मतलब उसको स्टडी करता हूँ उनकी क्या रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, और सो ओके, सो पर्सोनल जो होता है हम लोग ह्यूमन रिसोर्स का यूज करते हैं ह्यूमंस के लिए, ठीक है। पर्सोनल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ पे वर्कफोर्स यूज होगी, मतलब जो पीपल हैं उससे रिलेटेड उसको प्लान कैसे करना है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसका कॉम्पनसेशन क्या होगा, मतलब सैलरीज क्या होगी, फिर उसको उस हिसाब से इंटीग्रेट करके और मेंटेन करना, मोटा मोटा ये मेरा पर्सोनल मैनेजमेंट होता है। कि भाई पैसा, एक तो पर्सोनल मैनेजमेंट में कि भाई हम सबसे पहले हमें कितना वर्कफोर्स चाहिए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे फाइनेंसेस कितने हैं, हम कितना रेगुलरली हमें सप्लाई मिलेगा वर्कफोर्स का, वो सब प्लान आउट करना। उसके बाद हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर है हमारे बिजनेस का, उस हिसाब से उस रिक्वायर्ड वर्कफोर्स को और अवेलेबल वर्कफोर्स को मैच करते हैं। एंड देन मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। मैम क्लियर नहीं आ रही मैम, अब बीच में थोड़ा स्लो डाउन भी हो रही है। अच्छा, एक मिनट। अभी ठीक है? बेटर है पहले से? हाँ यस मैम। यस मैम। यहाँ पर भी ना थोड़ा सा आई थिंक मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क बीच बीच में हल्का सा वीक हो रहा है। तो शायद थोड़ा सा मैं वही बार बार, अगर बीच में कहीं आवाज थोड़ा सा ना कम हो जाती है तो मुझे बता देना, ठीक है? ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया हमारी जो पर्सनल मैनेजमेंट मतलब पर्सनल मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमें पहले प्लान करना कि भाई कितना चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कैसे लोग हमारे बिजनेस में चाहिए। देन ऑर्गेनाइज करना, देन कॉम्पनसेशन के बारे में बात करना। कॉम्पनसेशन क्या होता है, जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है। उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे और हम मेंटेन करेंगे। ओके, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी, देखो कंपनी का हम लोग ढांचा खड़ा कर लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, फाइनेंसिस की बात कर लेंगे, हम लोग मशीनरी ले आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खोल लेंगे, लेकिन काम तो हमारे यहाँ लोग करेंगे ना। चाहे मशीन भी चलानी, चाहे कंप्यूटर भी चलाना है, तो चलाएंगे तो लोग ही ना। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्क फोर्स है हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंडेंसी है वो हमारे लोगों पर है, क्योंकि लोगों की बेसिस पे लोग ही कैसा काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसी है, उनका क्वालिटी कैसा है, क्लाइंट मीटिंग कैसे, क्लाइंट्स को की रिक्वायरमेंट कैसे मीट करके दे रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज, उसी पे तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना।
यहाँ देखो पर्सोनल आएगा, मैं इसको ठीक कर दूंगी। पर्सोनल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल फंक्शन दैट इज कंसर्न विद द पीपल and their relationship with an organization. Remember, a satisfied workforce can take the company to unimaginable heights, and that is why business entity creates a separate personal management department. इसीलिए क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज के ऊपर काफी हमारा फोकस रहता है, क्योंकि एम्प्लॉयज ही होंगे ना। देखो कंपनी कोई भी खोल सकता है, ठीक है, या कंपनी कितनी खुलती है, मल्टीपल खुलती है एक पर्टिकुलर सर्विस के अंदर या एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बेटर करने के लिए। लेकिन कौन सी कंपनी हिट होती है, कौन सी कंपनी अच्छा कर जाती है, कौन सी कंपनी में रेवेन्यू हाई होता है, ये डिपेंड करता है ना कंपनी के एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि वो मार्केट में कैसा सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट पे भी लोग वैसे क्वालिटी वाइज भी हम हो सकता है सेम मशीनरी ले आए, हम लोग सेम प्रोडक्ट्स ले आए, सेम कॉस्टिंग ले आए, लेकिन उसको अगर हम सही मार्केट में नहीं पहुंचा रहे, आफ्टर सेल सर्विस सही नहीं कर रहे, प्रोडक्टिविटी हो जाने पर टाइमली उसको मार्केट में रीच आउट नहीं कर रहे, हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सही से नहीं बन रही, हमारे जो फाइनेंसेस है उसको हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ठीक से मैनेज नहीं कर रहा, या हमारे पास आइडल फंड्स हैं, या हमारे यहाँ पर कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर्स लोगों ने सही, मतलब हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने सही नहीं बनाया हुआ, जिसकी वजह से लोग फिर से छोड़ के जा रहे हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें, ये सारे फंक्शंस, ये सारे एक्टिविटीज तभी ठीक से मैनेज हो सकती है जब हमारा राइट रिसोर्स हमारे सिस्टम में है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है। सो आप जब भी पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर बात करो, लाइक यू कैन राइट सो वेल ऑन दिस, बिकॉज इसके अंदर हमें बहुत सारे वो पता है। क्या पता है? एक ये बंद कर लेना, नहीं तो इसको बंद करो पूरा, हाँ पूरा बंद करो। So when we say personal management has a huge impact on the output, on the business, on the revenues, on the profit maximization, on the wealth maximization, on the meeting objectives of the organization. तो इसीलिए पर्सनल मैनेजमेंट के लिए अब जो है, पहले क्या होता था, पहले जो ट्रेडिशनल सी अप्रोच होती थी उसमें क्या होता था कि लोग पर्सनल मैनेजमेंट में एक अलग से डिपार्टमेंट्स नहीं होते थे, या इतना फोकस डिपार्टमेंट्स नहीं। अब मुझे एक क्वेश्चन मुझे दीपक से पूछना है। दीपक आप मुझे बताओ कि वर्कफोर्स पहले भी मैनेज होती थी और वर्कफोर्स अब भी मैनेज होती है ना? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पहले भी, अगर हम कहें तो छोटा मोटा डिपार्टमेंट एचआर का, आपको क्या लगता है कि पहले वाले टाइम में और अब वाले टाइम में क्या फर्क आया होगा एचआर डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स को डिपार्टमेंट को मैनेज करने में? या फिर क्या ऐसी एक्टिविटीज होती होंगी, या क्या ऐसे सिचुएशंस होंगी, या क्या ऐसी टास्क होंगे या सोच होगी जो अब आपको लगता है पहले वाले उसमें एचआर में नहीं होती थी, अब वाले में होती है? मैम इसमें मैम पहले मतलब टाइम में ये था कि एम्प्लॉइज जैसे होते थे, मतलब उन्हें इतना इम्पोर्टेंस मतलब दी नहीं जाती थी। और अब के टाइम में मैम सभी एम्प्लॉइज जो भी होते हैं उनको इक्वल मतलब इम्पोर्टेंस मिलती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, कैसे? अगर आप इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हो, तो इम्पोर्टेंस इन व्हाट वेज? और अगर इम्पोर्टेंस मैम एक तो ये हो सकता है ना कि सैलरी वगैरह जैसे हम देते हैं, जैसे एम्प्लॉइज को वो टाइम पे देना एक ठीक है, अच्छा, और सैलरी पहले टाइम पे नहीं मिलती थी ऐसा, और आपको लगता है अब टाइम पे मिलती है, ये फर्क है? हाँ यस मैम। अच्छा है, और मैम एक वर्कलोड का हो सकता है मैम। वर्कलोड का क्या? मींस मैम पहले ज्यादा रहता होगा, और मतलब टाइम बाउंड इस चीज का फर्क था मैम कि मतलब ज्यादा
करना पड़ता हो उनको, मतलब अब टाइम में कम काम करना पड़ता है। नहीं मैम, अब थोड़ा टाइम मतलब एक तरीके से फिक्स्ड कर रखा है ना कि भाई इतने इतने टाइम का ही मतलब करना होता है। श्योर? मैम ओवर टाइम तो फिर एम्प्लॉय के उसके ऊपर ही होता है ना, अगर उसे करना हो, नहीं तो वो अपने मतलब टाइमिंग पे ही काम कर रहा होता है। अच्छा, और आप ऐड करो उसको। दीप्ति, यस मैम। ऐड करो इसको। आपने सुना दीपक ने क्या बोला? हाँ जी मैम। मैम पहले इतना एक एचआर डिपार्टमेंट डिवोटेड नहीं होता था किसी को हायर करने के लिए। पहले मतलब अगर किसी को हायर करना होता था तो वो पहचान से ही हो जाता था। अभी आज के टाइम पे एक मतलब एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट रखा है जो कि सारे एम्प्लॉयज का मतलब जो उसे रखना है वो क्राइटेरियाज चेक करेगा कि जो उनके ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो उस बंदे में है या नहीं है। तो ये काफी बहुत बड़ा चेंज है पहले और अब में। अच्छा, और तुम्हारे हिसाब से अब हायरिंग क्वालिटीज या हायरिंग जो स्किल सेट है उसको मैच करने पे फोकस किया गया है अब, जो पहले नहीं होता था। और यस मैम। और मैम एक वो बेटर वर्किंग कंडीशन भी आज के एग्जैक्टली टाइम पे पहले है। पहले जो है वर्किंग कंडीशंस या आपका एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे इतना फोकस नहीं किया जाता था, अब किया जाता है। यस मैम। क्यों किया जाता है ऐसा? क्यों हम चाहते हैं कि भैया हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे? अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम्स होंगे हमारे साथ? मैम एम्प्लॉयज ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फिर उनके काम में वो चीज दिखेगी। और मैम अपना 100% नहीं देंगे तो रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं होगा जितना टारगेट रहता है। ठीक है, और मैम बैड पब्लिसिटी भी होगी तो एम्प्लॉयज उनके साथ काम करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, और बैड पब्लिसिटी होगी, एम्प्लॉयज काम नहीं करना चाहेंगे, फिर क्या होगा? मैम शेयर्स डाउन हो जाएंगे उनके। अच्छा, और अभी हम उस पर एक चीज इम्पोर्टेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। एन इंटेलिजेंट बॉय दीपक। यस मैम। हाँ, अब हम एक चीज के अंदर मिस कर रहे हैं, मतलब काफी सारी चीजें बताई आपने और दीप्ति ने, पर मेरा एक और सवाल है कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होंगे, दीप्ति ने बोला शेयर डाउन हो जाएंगे, पब्लिसिटी खराब होगी, लोग काम नहीं करना चाहेंगे, अच्छे से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, हमारे जो हमारे गोल्स हैं वो प्रॉपर मीट नहीं होंगे, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसका? अगर लोग सेटिस्फाइड नहीं होते रेवेन्यू के अलावा इसमें और कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी आएगा क्या? जैसे मैंने तुम लोगों को मिट दे दी। चलो चलो मेरे शेरों बताओ फटाफट, सोचो।
अगर लोग नहीं काम करना चाहेंगे, लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ छोड़ के जाएंगे, आपको अगेन दूसरे एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा। हायरिंग कॉस्ट होगी। हायरिंग कॉस्ट होती है ना कि भाई या तो कंसल्टेंट से उठाओगे, या जो आपके टाइप्स होंगे पोर्टल्स वगैरह में जहाँ पे, या फिर अगर कंसल्टेंट है तो कमीशन लेना पड़ेगा। पोर्टल्स में एक अच्छी देनी पड़ती है अगर आप naukri.com या इस तरह के पोर्टल्स के साथ ऑर्गेनाइज होते हो। और अगर आपके इंटरनल कोई रिक्रूटर्स या कंसल्टेंट है तो उनका भी टाइम और एनर्जी, उनको भी सैलरी दे रहे हो। प्लस जो नए लोग आएंगे उनको फिर से ट्रेनिंग देना। तो जितने टाइम तक उनको ट्रेनिंग मिलेगी, यानी कि वो काम नहीं कर रहे, प्रोडक्शन में नहीं है, प्रोडक्शन में नहीं है, अगर 1 महीने की भी ट्रेनिंग है तो 1 महीने की सैलरी आप अपने उन नए एम्प्लॉयज को भी, प्लस जो ट्रेनर है आप उसको भी दे रहे हो। सो दैट मीन्स, और आपका उतना प्रोडक्शन भी सफर कर रहा है, क्योंकि आपका अगर पुराना बंदा छोड़ गया और वो जगह खाली हो गई है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो नया बंदा जब तक फुल फ्लैश प्रोडक्शन में नहीं आएगा, ट्रेन नहीं होगा, तब तक वो काम भी हमारा सफर कर रहा है। इसका मतलब ये है ओवरऑल लोगों के जाने से, रिटेन ना होने से मेरी एक हायरिंग कॉस्ट प्लस रिटेंशन प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट भी मेरी डेवलप होती है, मतलब बढ़ती है। तो इससे ओवरऑल मुझे फाइनेंशियली भी सफर करना पड़ता है। तो दैट इज वाई इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रेट बहुत हाई रहे, लोग खुश रहे, लोग अच्छे से काम करें, लोगों का टाइमली उनके प्रमोशन, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल और ये सारी चीजें होती रहे। दूसरा, उनको टाइमली ट्रेनिंग मिलती रहे, अपडेट होते रहे, उनको टाइमली हमारी कंपनी के बारे में कि हाउ योर कंपनी इज बेटर देन अदर कंपनी टू वर्क फॉर, मतलब अगर आप दूसरी कंपनी में जाते हो और हमारी कंपनी में रहते हो तो क्या फर्क मिलेगा आपको, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में नई नई चीजें हैं, प्लस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को और डेवलप करना, लोगों के स्किल सेट को डेवलप करना, जॉब एनरिचमेंट या जॉब चेंजेस के भी हम ऑप्शंस देते हैं ताकि लोग नई नई चीजें भी सीखें, लोग चैलेंजिंग मोड में रहें ताकि काम को करें और भी अच्छे से नई नई एक्टिविटीज उनके पास आए। सो नाउ कीपिंग दीज फैक्टर्स इन कंसिडरेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट हैज कम इनटू पिक्चर। ठीक है। यस मैम। ठीक है। So personal management team selects and hires employees as per the requirement of its company, offer them the necessary training to become better and develop their working, ensures proper working condition and encourage a harmonious relationship between workforce and management. तो ये इस तरह के काम करते हैं कि आपको पहले तो देखिए कि भैया किस तरह के लोगों की जरूरत है, उनको फिर ट्रेन करना, उनको और डेवलप करना ताकि वो हमारे यहाँ पर बेटर परफॉर्म कर सके, हमारी वर्किंग कंडीशंस को एज पर दी रिक्वायरमेंट मीट करना, और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना के रखना मैनेजमेंट के बीच में और वर्कफोर्स के बीच में। ये सारे काम जो है पर्सनल मैनेजमेंट करता है। ठीक है। अब हम बात करें नेचर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट की। पर्सनल मैनेजमेंट क्या किस टाइप का नेचर है। ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि जो मोटा मोटा फंक्शन है पर्सनल मैनेजमेंट का वो एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिशन है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम बीच में बहुत कम आ रही थी, अभी आ रही है। अभी आ रही है। बीच में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो नहीं आया सुनने में। मैम नहीं, एक ही लाइन मिस हुई, बस एक ही लाइन। अच्छा ठीक है, मुझे 1 मिनट 5 मिनट दो, मैं तेरा जगह चेंज करती हूँ। ठीक है। यस मैम। 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स और मैक्सिमम।
अभी देखो बेटर हुआ पहले से? यस मैम। पक्का? यस मैम। एक्चुअली आ रही है प्रॉब्लम थोड़ी सी आज ना, मैं देख रही हूँ बीच में वीक हो रहा है थोड़ा सा ये, बट ये हर जगह ही हो रहा है। ओके, सो नेचर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले बताया कि पर्सनल मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट. इट इज कंसर्न विद प्रमोटिंग एंड सिमुलेटिंग अ कंप्लीट कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स टू मेक देयर फुलेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द कंसर्न. क्या बोलना चाह रहे हैं वो लोग कि जो नॉर्मल हमारा मैनेजमेंट फंक्शन है ना, उसी को एक्सटेंड करके एक पर्सनल मैनेजमेंट का फंक्शन जैसा बनाया गया है. लेकिन यहाँ पर हमारा मोटा मोटा जो कंसर्न है, जो फोकस है हमारा, जो मेन इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो है वर्कफोर्स की. वर्कफोर्स को हमें ऐसे प्रमोट करना है, स्टिमुलेट करना है. स्टिमुलेट करना क्या होता है? स्टिमुलेट करने का मतलब ये है कि मुझे ये समझ में आया कि एक ये वाली कमांड होने से लोगों का ऐसा रिएक्शन होगा, ऐसी सिचुएशन होने से ऐसा रिएक्शन होगा. फॉर एग्जांपल, प्रमोशंस होने से लोग ज्यादा खुश हो जाते हैं और अच्छा काम करते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल होने से लोगों को सैलरी में जब अच्छा इंक्रीमेंट मिलता है तो लोगों का सेटिस्फेक्शन रेट ज्यादा बढ़ता है और लोग ज्यादा रिटेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने से लोग ज्यादा डेवलप फील करते हैं, अपनी कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने काम में, और उनकी प्रोडक्शन अच्छी. इसका मतलब जो कॉज एंड इफेक्ट मिल रहा है ना हमको, उसको बोलते हैं स्टिमुलेशन. तो स्टिमुलेट करना, वर्कफोर्स को उनको कॉम्पिटेंट बनाना, उनको प्रमोट करना, और पूरा फोकस जो है वर्कफोर्स पे आ जाना, मींस जो मैनेजमेंट की नॉर्मल फंक्शंस हैं उसके वही चीज हम पर्सनल मैनेजमेंट में कर रहे हैं. लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा वर्कफोर्स डेवलपमेंट है. पूरा कंसंट्रेशन हमारे वर्कफोर्स डेवलपमेंट में रहेगा, ताकि वो जो मेरी वर्कफोर्स है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके. मतलब एज पर द कॉम्पिटेंसी the contribution to the organization should be the fullest, and that will come when my employees are developed, my employees are motivated, they are stimulated. When my employees are happy, satisfied, then only they will be able to deliver the best to the organization. ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ से पहला पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट जो है पर्सनल मैनेजमेंट जो है एक्सिस्ट टू एडवाइज एंड असिस्ट द लाइन मैनेजर्स इन पर्सनल मैटर्स. Therefore, personal department is a staff department of. बोल रहे हैं कि जो पर्सनल मैनेजमेंट है ना, वो लाइन और स्टाफ में क्या फर्क होता है? सॉरी मैम. लाइन मैनेजमेंट, लाइन सुना, लाइन मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट. नहीं मैम. जो लाइन होते हैं, लाइन में जो लाइन मैनेजर्स होते हैं, दे आर फंक्शनल मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, जो मेन काम में इन्वॉल्व होते हैं. जो स्टाफ होता है, दे आर अंडर स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स सपोर्टिंग जो मेन फंक्शन है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा काम है, अगर मैं फाइनेंस को मैनेज कर रही हूँ और मैं फाइनेंस लाइन मैनेजमेंट के अंदर मेरे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और जो स्टाफ है वो मेरे लिए एक सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल वीकली क्यों डिसीजंस लेने हैं, क्वालिटी चेक करना, वो मेरा स्टाफ का काम कर रहे हैं, स्टाफ वाले लोग काम कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है पर्सनल मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, लाइन मैनेजर्स को सपोर्ट करते हैं ताकि जो लाइन मैनेजर्स हैं वो अपना काम मैम से कर सके. हाँ मैम जी. एक और बात बता दो ये वाला. अच्छा देखो, लाइन मैनेजर्स क्या होता है? एक लाइन मान के चलो, एक लाइन मैनेजर्स, ठीक है. लाइन मैनेजर्स के अंदर मेन काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि फाइनेंस के अंदर फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट वाले लोग, आपका ठीक है. लाइन के अंदर आपके लाइन वाले लोग हो गए, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल अगर आपके मेडिकल का डॉक्टर्स हैं, है ना, डॉक्टर्स के अंदर नर्सेस, डॉक्टर्स के अंदर सपोर्टिंग स्टाफ, मतलब जो आपका ये है स्पेशली जो आपका मेडिकल सपोर्टर्स है, या मेडिकल क्या बोलेंगे उसको, जो मेडिकल स्टाफ है. पर अगर वो आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट
बीच बीच में आपको बताता रहता है कि आपके यहाँ पे या कोई सेटिस्फेक्शन सर्वे करवा दिया, फॉर्म भरवा दिए आपके पेशेंट से, आपके डॉक्टर्स से, हर तरीके का एक सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो आउटपुट जो आ रहा है वो डॉक्टर्स को बता रहे हैं कि आपका जो आउटपुट है, जो आपने काम किया है उसके बेसिस पे क्या फीडबैक है। तो इसका मतलब ये है जो क्वालिटी चेक्स हो रहे हैं, जो फीडबैक्स हो रहे हैं, वो तो सपोर्टिंग स्टाफ आपको करके दे रहा है, विच इज अ पर्सनल मैटर, बट द मेन वर्क जो है आपका वो दे आर डिलीवर्ड बाय द डॉक्टर्स ओनली। ठीक है, आया समझ में डिफरेंस? सो आपका जो स्टाफ है, स्टाफिंग डिपार्टमेंट इज अ फंक्शनल डिपार्टमेंट विच इज अ काइंड ऑफ सपोर्टिंग डिपार्टमेंट टू द मेन फंक्शन डिपार्टमेंट। आया क्लियर, नहीं आया? मैम इसमें स्टाफ डिपार्टमेंट कौन होगा, जो सपोर्टिंग सर्विसेज में काम कर रहे हैं, और डॉक्टर्स होंगे लाइन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, ओके मैम। आया? यस मैम। दीपक यस मैम, आ गया। और डॉक्टर राणा आपको? सॉरी डॉक्टर सिंह, हर बार डॉक्टर राणा निकलते हैं। समझ में आ गया ना? अच्छा मुझे एग्जांपल दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में लाइन मैनेजर्स कौन हुए और स्टाफ कौन सा हुआ? मैम लाइन मैनेजर फाइनेंस में सीईओ हो सकता है मैम, हाँ, और स्टाफ में उनके नॉर्मल जैसे अकाउंटिंग वाले होते हैं, जैसे जो मतलब उनके सपोर्ट में होते हैं मैम, वो हो जाएंगे मैम। नहीं, गलत। दीप्ति आप बताओ। मैम नहीं पता। डॉक्टर सिंह? डॉक्टर सिंह आप बताओ, समझ में आया था ना अभी? डॉक्टर सिंह ओके, जैसे अभी दीपक ने बताया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीईओ है, सॉरी सीएफओ है, अकाउंट्स के लोग हैं, फाइनेंस के लोग हैं, वो सब जो है वो लाइन में आएंगे क्योंकि उनका मेन काम उस डिपार्टमेंट का फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है। लेकिन एडिशनल सपोर्ट जैसे कि हमने कोई कंसल्टेंट लगा दिए जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट है, या कोई हम लोगों ने एचआर में से कोई एक बंदा सपोर्ट के लिए लगा दिया फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल्स, या आईटी वाले लगा दिए साथ में, आईटी का कुछ काम सपोर्ट करने के लिए, सिस्टम को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेन काम करने वाले जो उस डिपार्टमेंट से जुड़े लोग होते हैं, दैट इज योर लाइन स्टाफ में, उसका एडिशनल सपोर्ट जो उसको दे रहे हैं, जिनका डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है डिसीजन मेकिंग पे, पर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है, और उनका कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोलिंग फैक्टर उनके पास नहीं होता, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर सकते आपके काम को, लेकिन आपके काम को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एडिशनल सपोर्ट उनको मिल रहा है दैट विल बी योर स्टाफ, और जो मेन काम है, जो आपके अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंस के हैं, टैक्स के बंदे हैं, वो सारे वो लाइन के अंदर है। अब क्लियर हुआ? अब समझ में आया कहाँ गलत हो रही, कहाँ गलती हो रही थी? यस मैम।
क्या करके समझ में आई? मैम इनडायरेक्ट जो दूसरे डिपार्टमेंट मतलब एक दूसरे मतलब एक जैसे जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है उससे मतलब कनेक्टेड है इनडायरेक्टली, तो मतलब क्या नाम है वो तो मैम स्टाफ उसमें आ जाएंगे डिपार्टमेंट में, और जो जैसे फाइनेंशियल अकाउंट है वो मैम वो आ जाएगा लाइन मैनेजर्स, मतलब जो उस अकाउंट में जो काम करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप बोल रहे हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट एम्फसाइजेस action rather than making lengthy schedule plans and work methods. Problems and grievances of people at work can be solved more effectively through rational personal policies. क्या कि बड़े-बड़े कागजों पे प्लान बनाने से अच्छा या शेड्यूल बनाने से अच्छा लोग डायरेक्टली पर्सनल मैनेजमेंट फटाफट उस पर एक्शन ले ले। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई भी ग्रीवियंस है, उसको फटाफट से सॉल्व करेगा। और एक रैशनल पर्सनल पॉलिसी, रैशनल पर्सनल पॉलिसी का क्या मतलब है इसमें? रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल वर्ड हमने सुना भी बहुत होगा, पढ़ा भी हर सब्जेक्ट में होगा। होता क्या है रैशनल? मैम मतलब कुछ इररिलेवेंट ना होके कोई चीज एकदम बोलते हैं ना, रैशनली सिलेक्शन करते हैं लॉजिक्स पे मैम। लॉजिक्स पे। अच्छा दीपक आप बताओ। नहीं पता मैम। डॉक्टर सिंह क्या मतलब होता है रैशनल का? When by calculating or by checking numerically. National. ओके, रैशनल का मतलब होता है, हमेशा ध्यान से सुनना, जब भी फाइनेंस में भी होगा, एचआर में भी आ सकता है, मार्केटिंग में भी आ सकता है। रैशनल का मतलब होता है कि जब आप किसी भी इन्फ्लुएंस को उस पर्टिकुलर चीज पर या डिसीजन पर या फैसले पर ना होने दो। यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जैसे रैशनल पॉलिसीज की, रैशनल पर्सनल पॉलिसीज मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी दबाव, किसी भी चीज के बेसिस पे हम लोग पॉलिसी नहीं बना रहे। हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे जो हमारा वर्क कल्चर होना चाहिए उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज बन रही हैं। जब जैसे कहते हैं ना कि हमें राष्ट्रीय डिसीजन लेना है, हमें किसी के दबाव में या किसी के इन्फ्लुएंस से डिसीजन नहीं लेना। हमारा रैशनल का मतलब ये नहीं कि करेक्ट, रैशनल का मतलब ये है कि आपके ऊपर किसी चीज का इन्फ्लुएंस नहीं है, बिल्कुल ही न्यूट्रल होके आपको फैसला दे। ठीक है, इसी तरह से जब हम एचआर में बात करते हैं या पर्सनल मैनेजमेंट में बात करते हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उसको सॉल्व करें थ्रू रैशनल पर्सनल पॉलिसीज। किसी के दबाव या किसी पर्टिकुलर बंदे के हिसाब से हमने अपने फैसले नहीं देंगे। अब जैसे एग्जांपल दो मुझे कोई कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, फिर हमने देखा कि पॉलिसी क्या कहती है, उसके हिसाब से फिर डिसीजन हुआ। बताओ। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आजकल के टाइम में। मैम अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एम्प्लॉय अगर
उसको कोई ऑक्यूपेशनल इंजरी हो गई हो या कुछ हुआ, तो उसमें भी वो पॉलिसीज चेक करी जाएंगी ना, कि जो इन केसेस के लिए मतलब रेलेवेंट है। और ज्यादातर लोग डिससेटिस्फाइड क्यों होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? अगर हम देखें मोटा मोटा प्रॉब्लम्स, अगर हम ज्यादातर प्रॉब्लम्स की बात करें, मेजॉरिटी नाम कोऑर्डिनेशन ना होने से। कोऑर्डिनेशन ना होने से। अच्छा, कोऑर्डिनेशन तो डिपार्टमेंट्स में नहीं हुआ ना, मैं लोगों की बात कर रही हूँ, वर्कफोर्स की बात कर रही हूँ। ज्यादातर लोग डिससेटिस्फाइड क्यों होते हैं? अरे यार, ये तो बहुत बेसिक सा है। मैम टारगेट मीट ना हो तो। टारगेट मीट नहीं हुआ, सबको टारगेट ही, सबकी लाइफ में टारगेट, हम कोई बेनिफिट्स ना मिले उनको तो। बेनिफिट्स नहीं मिले इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल में कई स्कीम्स होती हैं, तो अगर अवेयरनेस ना हो, तो अवेयरनेस की ना होने की वजह से हमको अरे कई बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। अच्छे बच्चे कैसे आ गए मेरी क्लास में? सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन क्या है में? मैम इन टर्म्स ऑफ मनी, हाँ, मैम जो पैसा, उन्होंने काम किया उसका अप्रेजल ना मिले सैलरी, इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसा, अप्रेजल्स, प्रमोशंस। लोग क्यों रुके रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? सिर्फ सैलरी, सैलरी आ रही है, अच्छी सैलरी आ रही है, मैं कह रही हूँ सैलरी कम है, ठीक है, मगर आपको आराम से आना है, कोई टेंशन नहीं है, तो सैलरी हम आपको, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक रोल के लिए हमने देखा कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी मिलती है 50,000, जहाँ प्रेशर है, टाइम नहीं आना है, टाइम नहीं जाना है, अपने डिलीवरेबल्स ऑन टाइम मीट करते हैं, अगर नहीं पूरे हुए तो आपको रुकना भी पड़ेगा, आपको स्ट्रेच भी करना पड़ेगा। और एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलती कोई बात नहीं, अगर सुबह लेट भी हो गए तो कोई बात नहीं, 15-20 मिनट आधे घंटे का चलता है, और शाम को 5 बजे के बाद आपको नहीं रोकेंगे, आपको सैलरी मिल रही है 25,000 रुपए, ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, आपको आके अपना जितना काम है उतना करके चले जाना है, कोई आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहेगा। So what will be your preference? You would like to go for the first one or the second one? The company which offers 50,000 or the company which offers 25,000? एंड माइंडेड 50,000 रुपए में बिल्कुल भी आपको कंफर्ट नहीं दे रही ज्यादा, मतलब कंफर्ट ये है कि काम वाम अच्छे से करो, काम ज्यादा करना है वहां पे, और काम करोगे तो ग्रोथ भी मिलेगी, उस 50,000 रुपए के ऊपर और ग्रोथ भी मिल सकती है, इंसेंटिव मिल सकते हैं, जब आपके नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल होंगे तो आपको सैलरी भी बड़ी मिलेगी, लेकिन जो 25,000 वाली सैलरी है उसमें 1-2 साल तक कोई ग्रोथ भी नहीं दिख रही, पर एनवायरमेंट बड़ा अच्छा है, एनवायरमेंट बड़ा सूदिंग है। सो नाउ व्हाट विल बी योर चॉइस? दीप्ति, आपकी क्या चॉइस होगी? 50 और 25, एंड व्हाई? मैम मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे मेरा एक्चुअल में गोल क्या है। अगर मेरा कोई शॉर्ट टर्म गोल इससे
मतलब मेरा अगर इसी में ग्रो करना है तो मैं 50,000 वाली चूज करूंगी कि नहीं मुझे इसी में ग्रो करना है। अगर नहीं, अगर मुझे पार्ट टाइम या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए चाहिए, आगे जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसके लिए चाहिए, तो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट चाहिए और मेरा कंसर्न ज्यादा पैसों का भी ना हो कि मुझे एक्सपीरियंस मिल जाए और मैं अपनी चीजों पे ज्यादा फोकस कर पाऊँ, तो मैं 25 वाली चूज करूंगी। अपनी चीजों पे ज्यादा फोकस करो। दीपक, कौन से वाले ऑप्शन पे जाओगे? 50 वाले की, 25 वाले की? दीपक, दीपक आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम, वो बेसिकली मैम उस पे डिपेंड होगा मैम कि मैम वही अगर मुझे कोई और भी साथ में जैसे किसी चीज की प्रिपरेशन वगैरह करनी हो मतलब आगे भी। सब पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, अब मेरा काम है कमाना। अब मैं क्वालिफाइड भी हो गई, प्रोफेशनल भी हो गए, सब हो गए आप। नाउ व्हाट? नाउ यू हैव टू गो 50 और 25। दीपक, बस अभी पूरा नहीं हुआ था आपका पॉइंट। देखो, कहने की बातें हैं, कल्चर ये वो बहुत ज्यादा दिस दैट, बट एट द एंड मनी मैटर्स अ लॉट व्हेन यू आर वर्किंग, है ना? आपको कितनी सैलरी मिल रही है, कितने अच्छे लेवल की सैलरी मिल रही है, वो बहुत मैटर करता है। Although other factors are also important, your satisfaction, your work-life balance, your growth, your development. But imagine if you are at just 50% below what the other organization is offering for the same piece of work, you will go for the one which is giving you a better financial returns. ये आप मेरे से लिखवा लो। लोग सैलरी को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मोटिवेटर मानते हैं अपने काम को करने के लिए। सो मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट डिपेंडेंट फैक्टर फॉर द एम्प्लॉय रिटेंशन। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मैंने अभी जैसे मैं आपको बताया कि जो ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि भाई उसको प्रमोशन क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, या पर्सनल एडवांटेज मिला है उसको, उसका रिलेशन है, या उसका कोई फैमिली मेंबर उस इवैल्यूएशन टीम में इन्वॉल्व है, इसकी वजह से मुझे नहीं मिला। तो जब ऐसे इश्यूज आते हैं, या अगर कोई एम्प्लॉय है वो रेगुलरली छुट्टियां ले रहा है, तो छुट्टियों के ऊपर क्या पॉलिसी है, एज पर द रूल्स क्या, कितनी छुट्टी वो ले सकता है, कितनी उसके पास बची हुई है, उसके बेसिस पे क्या फिर आगे रूल एंड रेगुलेशंस होंगे। वो सारे फैक्टर्स जो हैं आपके पॉलिसीज पे इवैल्यूएट किए जाएंगे। अब किसी को परफॉर्मेंस अच्छा है, किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो अगर कोई एम्प्लॉय अपना ये ग्रीवेंस आता है कि why am I not getting the promotion, why am I not getting the sufficient incentives, in that case what personnel department will do, they will take out the policies, they will show the performance of both the employees, and they will they will tell him the reasons that why he was given a promotion at this stage, why you are not being promoted, what is the difference, where are the performance differences, है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें तब हो पाती है जब आपके पास प्रॉपर पर्सनल डिपार्टमेंट है, और वो इस तरह की आपकी ट्रेनिंग, ग्रीवेंसेस, ग्रोथ, इन सब चीजों के ऊपर काम करता है, और जो डिसीजंस होते हैं वो राष्ट्रीय डिसीजंस होते हैं, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस से ना होके एज पर द पॉलिसीज, एज पर द रूल्स, एज पर द रेगुलेशंस क्या बैठता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। ठीक है, देन आपका जो ये पर्सनल डिपार्टमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन ओरिएंटेशन,
It always tries to help to workers to develop their potential fully to the concern. ये मैंने पहले बताया था कि इतने उस तरह के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डेवलप कराना ताकि लोग जो है हमारे यहाँ के जो वर्कफोर्स हैं, हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, वो पूरी तरह से ग्रो कर सकें. It also motivates the employees through its effective incentive plan so that employees provide the fullest cooperation. Employees जो है आपके इतने motivated होते हैं, होने चाहिए इंसेंटिव प्लान्स के थ्रू ताकि वो लोग अपना बेस्ट दे सकें ऑर्गेनाइजेशन को. उसके बाद आपका पर्सनल मैनेजमेंट जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ डील करता है, उसमें वो दोनों को, ब्लू कॉलर्स को भी और व्हाइट कॉलर्स को भी, इंडिविजुअल्स एज वेल एज ब्लू कॉलर्स, यानी कि वो जो आपके व्हाइट कॉलर्स और ब्लू कॉलर्स अपने ही बोला जाता है, वैसे इंडिविजुअल एज वेल एज योर डिपार्टमेंट्स, एज वेल एज योर फैक्ट्रीज, एज वेल एज योर वर्कर्स, सबको मैनेज करके चलता है आपका पर्सनल मैनेजमेंट. अब इसका रोल क्या है, आपके जो भी आपके मैनेजमेंट फंक्शन है उसके अंदर आपका पर्सनल मैनेजमेंट का क्या रोल है. पर्सनल मैनेजमेंट जो आपका है वो उसका जो रोल दे रखा है हमारा पर्सनल मैनेजर का, जो भी पर्सनल आपका डिपार्टमेंट में पर्सनल मैनेजमेंट को मैनेज करेगा उसके क्या क्या रोल रहेंगे. एक तो सबसे पहले वो टॉप मैनेजमेंट उसको असेस करेगा, यानी कि टॉप मैनेजमेंट में जो लोग रहेंगे वो डिसाइड करते हैं कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशन होने चाहिए. तो इन सब रेगुलेशंस को बनाने में, इन सब पॉलिसीज को फ्रेम करने में, बनवाने में सपोर्ट करेगा आपका पर्सनल मैनेजर. ठीक है. फिर मैंने अभी हम लोगों ने एक और बात करी थी, जैसे हमने अभी हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया था, उसमें हमने बोला था ना कि हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर्स लाइन मैनेजर है, लेकिन जो आपका एचआर जो है आपका पर्सनल मैनेजर्स हैं वो एज अ सपोर्ट काम करेंगे. तो वो एज अ स्टाफ स्पेशलिस्ट काम करते हैं, एडवाइजर्स की तरह काम करते हैं, एक असिस्टेंस देते हैं आपके लाइन मैनेजर्स को ताकि लाइन मैनेजर्स अपना फंक्शनल जो आपका काम है वो कर सके. फिर एज अ काउंसलर पर्सनल मैनेजर जो है manager attends problems and grievances of employees and guides them. He tries to solve them to the best of the capacity. जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर एक बात करी थी, हमारे पास आया था ना कि जैसे ग्रीवेंसेस आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको क्लैरिफिकेशन देते हैं, उनको पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, उनको अवेयर करते हैं. ये एज अ काउंसलर, एज अ सपोर्टर वो काम करेंगे ताकि इससे भी लोग जो है वो एक गुड शेप में रहे, लोगों के पास, लोगों के माइंड में किसी तरह के अगर डाउट्स हैं वो साथ साथ क्लियर होते रहे ताकि लोग जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट ऑफ द पोटेंशियल दे पाए. फिर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में पर्सनल मैनेजर एक लिंक की तरह काम करता है. कैसे लिंक की तरह काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय फाइनेंस मैनेजमेंट, हमारी जो सीएफओ, फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस में काम करती हूँ, मैं फाइनेंस मैनेजर, मैं खुश नहीं हूँ, पर सीएफओ और वो लोग जो मुझे जिस तरह से मुझे डील कर रहे हैं, जिस तरह से मेरे से काम के बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरह से मेरे एक्टिविटीज को बढ़ाए जा रहे हैं, तो अब मेरा जो पर्सनल मैनेजर है वो मेरे इश्यूज को सुन के ही विल आल्सो स्पीक टू माय टॉप मैनेजमेंट, और टॉप मैनेजमेंट और मेरे बीच में जो इश्यूज आ रहे हैं, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, वो उसको रिजॉल्व करेगा. ठीक है. और कुछ भी ऐसा ऊपर से अगर कोई ऐसा ऑर्डर्स आने हैं या कोई नोटिसेस जाने हैं, कोई सर्कुलर्स आ रहे हैं, तो भी वो पर्सनल मैनेजमेंट सारे डिपार्टमेंट को पर्सनल भेजता है. इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट के बीच में और मेन आपके जो वर्कर्स हैं उसके बीच में आप जो आपका पर्सनल मैनेजर है वो लिंक की तरह काम करेगा. फिर पर्सनल मैनेजर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है एम्प्लॉयज के, एक रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स या अपने इश्यूज को पर्सनल मैनेजर के पास लेके जाएंगे. पर्सनल मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, पॉलिसीज के हिसाब से, या उस करंट सिचुएशन में रिक्वायरमेंट, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारा कुछ अगर नया कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उन सबको के हिसाब से हमारी इस प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करके प्लस हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना है. तो एक किस्म का वो एक रिप्रेजेंटेटिव है ऑर्गेनाइजेशन का. लोग समझते हैं, लोग अपनी कंपनी को उस पर्सनल मैनेजर की नजर से देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स में हमें यहाँ से ये सॉल्यूशंस मिलते हैं. ठीक है. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी वो रिप्रेजेंट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को. अच्छा, अब हम बात करते हैं फंक्शंस की कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं पर्सनल मैनेजर के. इससे पहले हमने बात करी थी इंपॉर्टेंस की, रोल की. अब हम बात करते हैं एक्चुअल में क्या क्या फंक्शंस होते हैं.
Functions of personnel management can be considered of advisory nature as it recommends several activities for the welfare of its workforce. ये सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें मैन पावर प्लानिंग. क्या होती है मैन पावर प्लानिंग? दीपक बताएगा. दीपक जल्दी से बताओ. दीपक, guys, am I audible properly? बीच में जा तो नहीं रहा? नहीं मैम, ठीक है. हाँ जी दीपक बताओ फटाफट से. मैन पावर प्लानिंग क्या होती है? मैम मतलब मैम नंबर ऑफ पीपल, मतलब जो भी मतलब होंगे ऑर्गेनाइजेशन में उनको मतलब उनके मैम मतलब जो उनकी एजुकेशन वगैरह है मैम उनके हिसाब से मतलब सेलेक्ट करना और उनको प्रॉपर मतलब उसके साथ मतलब वर्क मतलब प्रोवाइड करना. ओके डॉक्टर सिंह आप बताओ. Suppose we take example in hospitals. So the same in just like in we can say in the security or in the paramedic stuff, we recruit the peoples and we assign them work और मतलब उनको उनके अकॉर्डिंगली जॉब प्रोवाइड करना. मतलब हाउ मेनी अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द जस्ट लाइक अगर एक बिग हॉस्पिटल है तो उसके लिए बिग मैन पावर की जरूरत होगी. तो स्मॉल हॉस्पिटल्स है, अगर 500 बेडेड हॉस्पिटल है उसके लिए स्मॉल मैन पावर की जरूरत होगी. वेरी गुड वेरी गुड. सो बेसिकली हम लोग क्या बात करें कि मैन पावर प्लानिंग में हम लोग मोटा मोटा देखते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए, कैसे टाइप के लोग चाहिए और उसको कहाँ कहाँ प्लेस करना है, कौन सी जॉब में किस तरह का राइट फिट इन रहेगा, वो हमारा रहता है मैन पावर प्लानिंग. सो मेजर फंक्शन पर्सनल मैनेजमेंट का है मैन पावर प्लानिंग और एंड इट डील्स इन प्लेसिंग द एप्रोप्रिएट काइंड एंड नंबर ऑफ पीपल इन द राइट प्लेस इन राइट टाइम टू अचीव द बेस्ट डिजायर्ड रिजल्ट्स. कह रहे हैं कि सही लोगों का पहले प्लान आउट करना, उसके बाद उन लोगों को सही जगह पे प्लेस करना, सही समय पे प्लेस करना, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा मैन पावर प्लानिंग के मेन फंक्शंस रहते हैं. अब स्टेप्स दिए हुए हैं हमारे मैन पावर प्लानिंग के. पहला सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास एक्चुअली कितना मैन पावर है. तो इट इज नेसेसरी टू एनालाइज द करंट इन्वेंटरी एंड नोट द टाइप एंड नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अलोंग विद इन द स्टाफ इन द यूनिट्स. कि एक्चुअल में हमारे पास कितना डिपार्टमेंट में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें कितना स्टाफ है, उसमें कितने लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, ये सारा एनालाइज करना हमारा मैन पावर प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है. उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई हमें फ्यूचर में हमारे पास जो फोरकास्ट करना कि हमारे पास कितने और आने वाले टाइम में लोगों की जरूरत पड़ सकती है. इसके अंदर हम अपने प्रोजेक्शंस करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, सर्वे करेंगे, फिर कुछ मॉडल्स कंप्यूटर्स के थ्रू, कुछ कैलकुलेटिव मॉडल्स यूज करेंगे कंप्यूटर्स के थ्रू, ये जानने के लिए कि अभी आने वाले टाइम में हमें कितने लोगों की और जरूरत पड़ने वाली है और फिर किस किस डिपार्टमेंट में पड़ने वाली है, किस तरह की जरूरतें पड़ने वाली है. इस तरह के एनालिसिस और फोरकास्टिंग नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा मैन पावर प्लानिंग. उसके बाद now develop employment programs that include placement plans, selection process, recruitment after comparing current inventory and future forecast. यानी जब हम लोग ये मैथमेटिकल मॉडल से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई हमें किस टाइप के लोग चाहिए, फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह के प्रोग्राम्स हमें डेवलप कर लेने चाहिए, किस तरह के इवेंट्स हमें डेवलप करने चाहिए ताकि मेरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होगा. उसके बाद हम लोग कहाँ से रिक्रूट करेंगे, हम कैसे कंपेयर करेंगे अपनी करंट इन्वेंट्री को और हमारे फ्यूचर इन्वेंट्री को. तो ये सारे प्रोग्राम्स, ये सारे जो एक्टिविटीज हैं वो मेरी नेक्स्ट पार्ट हो जाएगी या नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी मैन पावर प्लानिंग में. उसके बाद लास्ट हम लोग क्या करेंगे,
अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाएंगे ताकि हम जो भी वर्कर्स हैं उनकी नॉलेज और स्किल्स को डेवलप कर सकें। ठीक है, ये मेरा मोटा मोटा प्लानिंग वाली स्टेज पे है। अभी हम लोग लाए नहीं है, सिर्फ प्लानिंग वाली स्टेज पे है कि पहले हमें देखना है कि हमारे पास है कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितना स्टाफ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि फ्यूचर फोरकास्ट क्या होगा, कि मतलब हमें इंडेक्सेशन और पास प्रोजेक्शंस के हिसाब से हमें फ्यूचर में और कितनी लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, उस हिसाब से हमारे किस तरह के एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होंगे, किस तरह के रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है, और फाइनली फिर हम किस तरह के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे। ठीक, अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्राम, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन पावर प्लानिंग। अब कह रहे हैं कि हमें, जब हम लोगों ने ये हमें स्टेप्स पता चले कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, अब हम ये बात कर रहे हैं कि मैन पावर प्लानिंग हमारी क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले मैन पावर अगर प्लानिंग होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वेस्टेज कम होगा, एनर्जी, एफर्ट्स, इन सब चीजों, क्योंकि हमें पता लग जाएगा ना कि हमारे पास कितने लोगों की जरूरत एक्चुअली है। ठीक है, उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा, इफेक्टिव सुपरविजन रहेगा, क्योंकि हमारी मैन पावर प्लानिंग इतनी बढ़िया है जिसमें आपस में लोगों में कम्युनिकेशन है, आपस में हार्मोनियस रिलेशनशिप है और इफेक्टिव सुपरविजन है। क्योंकि हमारे पास, जब हमारे पास प्लान रिकॉर्ड्स प्रॉपर हैं तो उसके बेसिस पे हमारे पास एग्जीक्यूट करने वाले रिकॉर्ड्स भी प्रॉपर होंगे और आपस में लोगों में अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। उसके बाद क्योंकि हमारे पास मैन पावर प्लानिंग है, हमारे पास वेस्टेज नहीं हो रही, हम फोकस्ड होके काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब हमारे पास फोकस होके काम हो रहा है, हमें पता है कि आने वाले टाइम में हमें 50 एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसके हिसाब से हम अच्छे से मोटिवेशनल प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं, इंसेंटिव्स डेवलप कर सकते हैं, ताकि जो लोगों का यूटिलाइजेशन है वो अच्छा हो सके और जो हमारे पास वर्क फोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कामों में। ठीक है, क्लियर जा रहा है यहाँ तक? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? क्लियर है मैम। ठीक है, तो दीपक, डॉक्टर सिंह, सबको क्लियर है? मैम नहीं आ रहा मैम, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है मैम इसमें। कंफ्यूजन हो रही है भाई? सिंपल सी बात है ना, प्लानिंग देखो, प्लानिंग पढ़े है ना, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग से क्या फर्क पड़ेगा, ये वही है, बस मैं ऐड करके है। एक मिनट, ओके, देखो, अगर मैन पावर प्लानिंग रहेगी, पहले से हमें प्लान रहेगा, हमें पता रहेगा कि कितना मैन पावर यूज होना है, कितना मैन पावर हमें आगे चाहिए, कितने लोग चाहिए, तो ऑब्वियसली लोगों की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि जितनी हमें वर्कफोर्स चाहिए उस हिसाब से हमारी वर्कफोर्स आई है, एक्स्ट्रा वर्कफोर्स नहीं लग रही, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, एफर्ट्स नहीं लग रहे एडिशनल लोगों को लाने निकालने में, जितनी जरूरत है उस हिसाब से मेरी प्लान्ड वर्कफोर्स आ रही है एज पर द रिक्वायरमेंट। दूसरा, जब हमें पता है कि यही लोग हैं हमारे, जो हमारा आगे ये काम करने वाले हैं, जो मेरी जरूरतें हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज आनी है, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा, एक प्रॉपर सुपरविजन रहेगा, क्योंकि हमें पता है हमारे 50 लोग हैं, हमारा ये 50 लोगों का मैन पावर है जो हमें हमारी जो ओपनिंग्स है, हमारे यहाँ पे जो करंट रोल्स हैं उसको लेने वाले हैं, तो उन लोगों के ऊपर एक अच्छा सुपरविजन रहेगा, कोई कहीं से डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं रहेगी, अननेसेसरी की एक्टिविटीज नहीं होंगी, अननेसेसरी के लोगों को लाना फिर निकालना ये सब नहीं होगा। दूसरा, उन्हीं फोकस लोगों के ऊपर हम एक मोटिवेशनल प्रोग्राम्स और अपने इंसेंटिव्स भी प्लान कर पाएंगे, ताकि ओवरऑल पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स का अच्छा रहे और हमारे यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, अब क्लियर हुआ? थोड़ा एक बार पढ़ोगे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है? यस मैम। तो नहीं आ रहा? बहुत
बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, इतना नहीं टेंशन लेनी। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जब हमारी मैन पावर प्लानिंग होगी तो उसके क्या फायदे हैं? सिंपल, बहुत सिंपल। भाई जब प्लानिंग है, हमारे रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं होंगे, हमारे रिसोर्सेज कम नहीं पड़ेंगे, लोग सही जगह पे होंगे, ज्यादा लोग भी नहीं आएंगे, ज्यादा लोग आने से ज्यादा सैलरी जाती है, ज्यादा सैलरी जाती है पैसे ज्यादा जाते हैं, वेस्ट होती है मनी। अब हमारे पास प्लान रिसोर्स रहेंगे, हमारे को पता होगा कि क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर बिजनेस में स्टेबिलिटी रहेगी, मैन पावर प्लानिंग इफेक्टिवली मैनेज होगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अच्छे से बनेंगे, ओवर स्टाफिंग नहीं होगी, ओवर स्टाफिंग नहीं होगी तो कॉस्ट ऑफ लेबर हमारी एप्रोप्रिएट रहेगी, और हम उन्हीं लोगों को जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हिसाब से उनको डेवलप कर पाएंगे, ताकि वो और नए नए रोल्स, या फिर अगर मैं दूसरे बिजनेस में एंटर करी तो वहां भी हमारे बिजनेस को होल्ड कर सके, हमारे उन फंक्शंस को, हमारी उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। ठीक है मैम, ये जो 5th पॉइंट है ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ह्यूमन रिसोर्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस मींस, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस को डाइवर्सिफाई करूं, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हॉस्पिटल है, ठीक है, अब आप एक नए बिजनेस में एंटर करने जा रहे हो जो टेलीमेडिसिन के ऊपर काम करता है, ठीक है, टेलीमेडिसिन का एक फंक्शन बिजनेस भी आप साथ साथ स्टार्ट करने वाले हो, तो आप क्या करोगे, कुछ अच्छे लोगों को वहां से उठा के अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, करंट ऑर्गेनाइजेशन से लेके उनको टेलीमेडिसिन में भी एडजस्ट करने लग जाओगे, क्योंकि उनको आपका ओवरऑल कंपनी का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा कल्चर है, कैसे क्लाइंट को डिलीवर करना होता है, कैसे नई नई पॉलिसीज पे काम करना होता है, वो पहले से पता है। आपको ट्रेंड वर्कफोर्स है ना, आपने जो प्लान किया था आप उसको लेके आए, आपने उसको ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग करने के बाद आपने उनको अपने दूसरे जो डाइवर्सिफाइड यूनिट है उसमें डालना शुरू किया। सो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास मैन पावर प्लानिंग प्रॉपरली होती है तो आप अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफिकेशन के टाइम पर भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अभी जी मैम। चलो आगे बढ़े जी। हाँ जी। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। उससे हमारी जो करंट से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, बढ़ती है, और जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो हमारे मीट होते हैं, चाहे वो हमें, और हमारा रेवेन्यू अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, वेस्टेज नहीं होगी, डिलीवरेबल्स अच्छे रहेंगे, क्लाइंट मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, जब हमारे जो रिसोर्सेस हैं, जो ह्यूमंस हैं, या हमारी जो HR फोर्स है वो मेरी ट्रेंड होगी, जो पीपल है वो ट्रेंड होगी। तो ट्रेनिंग, अच्छा, अब ट्रेनिंग जो है वो दोनों तरह से दी जाती है, नए एम्प्लॉयज को भी और पुराने एम्प्लॉयज की। दो टाइप की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है मेरी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, जिसमें हम ट्रेनिंग साथ साथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनको जॉब में लाने के बाद साथ साथ उनको कोचिंग दे रहे हैं, उनकी जॉब रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से जो हम उनको दे रहे हैं वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगी। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, उसमें हम लोगों को अलग से किसी यूनिट में भेजते हैं, वर्कशॉप में भेजते हैं, सेमिनार्स में भेजते हैं, कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं, वो हो जाती है मेरी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब वो मेन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करके, मतलब मेन हमारे ऑफिस में ना काम करके, वो ट्रेनिंग सेंटर्स से ट्रेन होके जाते हैं। ऑब्वियसली जब उनको ट्रेनिंग सेंटर्स पे ट्रेन करवा रहे हैं, अलग अलग दूर भेज के ट्रेन करवा रहे हैं, हमारे रियल एनवायरमेंट से दूर करके उनको पहले ट्रेन, तो वो मेरी एक कॉस्ट ज्यादा होती है उसमें। क्यों? क्योंकि वो वहां से ट्रेन होके आएंगे, फिर उसके बाद मेरे ऑफिस को ज्वाइन करेंगे, ऑफिस में जाकर फिर ऑफिस के एक्चुअल एनवायरनमेंट में आएंगे, एक्चुअल काम सीखेंगे, एक्चुअल डिलीवरेबल्स पे काम करेंगे, तो तब भी उनको थोड़ी कोचिंग, उनको गाइडेंस और ये सब चीजें देनी पड़ेंगी, या फिर उनको टीम लीड्स के अंडर डाला जाएगा ग्रो करने के लिए। सो कीपिंग दीज फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है इन कंपैरिजन टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, क्लियर है? ऑल क्लियर दीपक? ऑल क्लियर? यस मैम। बस ये यस मेरा दिल तोड़ देता है। ऑल क्लियर? हाँ मैम, हो गया क्लियर, ये तो हाँ क्लियर है मैम। क्लियर है? ऑल क्लियर तो नहीं हुआ अभी? क्लियर है। ऑल क्लियर तो नहीं है ना? हाँ नहीं।
अटेंटिव नहीं हो दीपक आज क्लास में। आज आज थोड़ी सी अटेंशन की कमी है, ठीक है दीपक? ओके दीपक, यस और नो? हाँ यस मैम, थोड़ा वो बॉडी वाइज थोड़ा मतलब वीक थोड़ा फील हो रहा है हल्का सा। नहीं वैसे तो मैम कोई मतलब ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा हल्का सा है। अच्छा ठीक है, ध्यान रखो थोड़ा अपना। ओके, नाउ एडवांटेज ऑफ ऑफरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू एम्प्लॉयज। हम लोग जब ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्प्लॉयज को ऑफर करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं? सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। ऑब्वियसली लोग जब अच्छे से उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर, क्योंकि उनको काम के बारे में नॉलेज बढ़ेगा, आपके काम करने के स्टेप्स में, फंक्शंस में, या जो भी अगर वो कोई टेक्नोलॉजी यूज करें तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करने में उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जब ट्रेनिंग होगी तो उनके परफॉर्मेंसेस अच्छे होंगे, नए स्किल्स को एक्वायर कर पाएंगे, वेस्टेज कम होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। जो भी उनके ERPs या फिर कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसको और इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे, क्योंकि उनको यूज करना आता होगा, ऑलरेडी अवेयर होंगे वो उनके फंक्शन से। तो इसका मतलब इससे ओवरऑल उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ट्रेनिंग होगी, जब लोग ट्रेंड होंगे तो ट्रायल एंड एरर टाइप का कुछ ट्राई नहीं करेंगे, दे विल फोकस ऑन दी प्रोडक्शन प्रॉपरली, तो ऑब्वियसली हमारी वेस्टेज भी मिनिमाइज होगा। एक्सीडेंट्स कम होंगे, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज को आता होगा काम करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल क्लियर होगी, उनको पता होगा उनको कैसे काम करना है, किस तरह के डिलीवरेबल्स हैं, किस तरह के टाइम बाउंडेशंस हैं, तो ये सारी चीजें होगी तो एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। उसके बाद प्रमोशंस के चांसेस भी बढ़ेंगे। ऑब्वियसली जब लोगों के पास रिक्वायर्ड स्किल सेट आ जाएगा, वो ट्रेंड होंगे, उनको अपना वो काम अच्छा कर रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छी कर रहे हैं, वेस्टेज नहीं है, पैसा वेस्ट नहीं हो रहा, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, टाइमली हमारे डिलीवरेबल्स मीट हो रहे हैं, क्लाइंट्स बहुत हैप्पी हैं, रेवेन्यू और ग्रो हो रहा है, मार्केट में गुडविल अच्छी बन गई है, शेयर्स की वैल्यू अच्छी हो रही है, तो ऑब्वियसली लोगों को भी उस प्रॉफिट या उस ग्रोथ का पार्ट बनाया जाएगा, उनको प्रमोशंस मिलेंगे, उनको उनका डेवलपमेंट होगा, उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स भी अच्छे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है रिक्रूटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पर्सनल मैनेजमेंट को जो डिपार्टमेंट जो आपका जो नेक्स्ट काम करता है वो है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिफाइन करना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डेवलप करना। इसको हम और दो हेडिंग्स में डालेंगे। रिक्रूटमेंट हमारी दो तरीके से होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होती है? जो हमारे को इंटरनली अंदर से मिलेगी, जैसे कि प्रमोशंस हो गए, पोस्टिंग ऑफ जॉब्स थ्रू ट्रांसफर्स, री एम्प्लॉयमेंट दे देना, या जॉब चेंज कर देना, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, जॉब एनरिचमेंट हो गया। तो इस तरह के जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, दैट इज योर इंटरनल। आपको इंटरनली ही आपको आपके नए रोल्स के लिए लोग मिल जाते हैं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या आ जाता है? बाहर से लेना। एम्प्लॉयमेंट एट फैक्ट्री लेवल। आपने फैक्ट्री लेवल पे तो देखा होगा, गेट पे लिखा होता है ना, आप अगर किसी फैक्ट्री से जाओगे तो यू विल फाइंड अ बोर्ड वेयर इन रिटन लाइक एम्प्लॉयज की जो रिक्वायरमेंट होती है कि क्या बोलते हैं उसको, वर्कर्स चाहिए, है ना, ऐसे करके बोर्ड्स लगे होते हैं। देखा आपने बुलेटिन बोर्ड्स किसी ने? वैकेंसीज के बोर्ड्स लगे हुए देखे फैक्ट्रीज के गेट पर? दीप्ति, Yes, ma'am. have you noticed bulletin boards at factory gates? Yes, ma'am. कभी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी फैक्ट्रीज पे देखोगे, वहां पर ना भारी बोर्ड लगा होता है जब उनको वर्कर्स चाहिए होते हैं, वर्कर की जरूरत है, कार, यस, इवन आप छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में देखोगे, सेल्समैन की जरूरत है, या इतने इतने वर्कर्स चाहिए, सिलाई मशीन में काम करने वाले लोग चाहिए। तो इस तरह के जो बुलेटिन बोर्ड्स आपको मिल जाएंगे वो फैक्ट्री लेवल पे वो मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सोशल साइट्स, या जो भी हमारे कनेक्शंस रहते हैं, रेफरेंसेस थ्रू सोशल साइट्स,
उस तरीके से जो हमारे पास रेफरेंसेस आना, दैट इज अगेन योर एक्सटर्नल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आ जाते हैं हमारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो है वो हमारा जो भी आपके कंसल्टेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंट्स, जो आपको मैन पावर सप्लाई करते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये तो सबको पता है, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है जहाँ से रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, मतलब आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की ओपनिंग्स हैं, जो भी जॉब्स ओपन है वो गवर्नमेंट एक्सचेंज के पास पहुंच जाती है। वहां पे जो लोगों ने रजिस्टर किए हुए होते हैं उनके फिर प्रोफाइल्स आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचते हैं। देन कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट सबको पता है, कॉलेजेस में जो आपके मैम होते हैं। हाँ जी, मैम ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी वही होते हैं जैसे जैसे जॉब का जो आपकी कंसल्टेंसीज होती है ना, जो जॉब्स प्रोवाइड करती है, ऐसे ही आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं जो गवर्नमेंट रन होते हैं, जिसमें लोग अपने अपने इंफॉर्मेशन को जाके रजिस्टर करवा लेते हैं और फिर वहां से उनको कोई है तो वहां पर उनको भेजा जाता है। मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और जो एजेंसीज है उसमें सिर्फ यही फर्क है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है गवर्नमेंट रहते हैं, एजेंसीज आपकी प्राइवेट होती है, ठीक है। ओके मैम। कैंपस रिक्रूटमेंट सबको पता है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो नॉट स्कूल्स, कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस आपके या ग्रेजुएशन वाले कॉलेजेस जहाँ से फ्रेश ग्रेजुएट्स या फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट्स को रिक्रूट किया जाता है, ठीक। उसके बाद रिकमेंडेशंस में आपके अगर आपके जैसे रेफरेंसेस हैं, अब रेफरेंसेस या आपके एम्प्लॉयज ने ही आप बाहर से किसी को रेफर किया, तो उस तरह के जो रिकमेंडेशंस हो गई वो भी एक सोर्स हो जाता है हमारे पास एम्प्लॉयज की जॉब्स की फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहता है एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन। अगला इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है या जो फंक्शन है किसी भी पर्सनल मैनेजमेंट का, वो रहेगा एम्प्लॉय सिलेक्शन। एम्प्लॉय सिलेक्शन में क्या होता है कि भाई हमें सही कैंडिडेट हमने ढूंढना है आपके सही जॉब के लिए। मतलब जो हमारी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है हमारे जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, जो भी एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें हमें सही कैंडिडेट को ढूंढना, सही कैंडिडेट को चूज करना, वो भी मेरा इम्पोर्टेंट फंक्शनल मैनेजमेंट है पर्सनल मैनेजमेंट का। इन लोगों ने स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले हम लेंगे प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। क्या होता है प्रीलिमिनरी? प्रीलिमिनरी का क्या मतलब है? मैम पहले से ही पहला फर्स्ट। तो यहाँ प्रीलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब यानी कि स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट, कभी आपने देखा जब आप जॉब्स, वैसे आई एम नॉट श्योर अभी आप लोग किस स्टेज पे हो अपने प्रोफेशनल करियर के स्टार्टिंग पे, लेकिन जैसे अब आप जॉब्स में आ जाओगे ना, तो उसके बाद जैसे आप अपना जब जॉब ढूंढने के लिए पोर्टल्स वगैरह पे अपना रिज्यूमे डालते हो और वहां से कंसल्टेंट जब रिज्यूमे आपका उठाते हैं, तो एक सिंपल आपको कॉल कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पास ओपनिंग आई है, तो उसके लिए आप जाना चाहोगे। तो सबसे पहले वो आपका वो बेसिक इंटरव्यू ले लेते हैं कि आप अभी कहाँ रहते हो, अभी क्या कर रहे हो, कितनी एक्सपेक्टेशन है। उसको हम फर्स्ट फेज बोल देते हैं, जस्ट एक छोटा सा चेक जिसको बोलते हैं, जिसमें इसको प्रीलिमिनरी इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग भी बोल सकते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि फोन पे टेलीफोनिक कोई हो, आपका हो सकता है आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्टिंग फर्स्ट स्टेज पे कर देना, दैट कैन आल्सो बी योर स्टेज ऑफ प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ब्लैंक। इसमें आपकी जो डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, आपने लास्ट क्यों छोड़ा, वो सब चीजें हम इसमें फिल करवाते हैं, है ना, जिसका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, यानी कि फर्स्ट स्क्रीनिंग से जो बाहर निकल जाता है। सेकंड, अब उसको एक फॉर्म दे दिया जाता है या उससे एक डिटेल ली जाती है या एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें उसका एज, एक्सपीरियंस, रीजन फॉर लास्ट जॉब, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन डाली जाती है। फिर उसके बाद उसको उस कैंडिडेट को भेजते हैं हम रिटन टेस्ट के लिए। उसमें उसका कोई भी टेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है, आपका कोई आपके जो जॉब से रिलेटेड जो आपकी कोर नॉलेज का टेस्ट है वो हो सकता है, इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है, पर्सनालिटी टेस्ट हो सकता है। तो इस तरह के टेस्ट हमारे इंक्लूड होते हैं हमारे आफ्टर दिस स्टेज, आपका ये जो फॉर्म फिलअप होने के बाद। नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू।
एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू प्रोसेस में क्या आ जाएगा, पर्सनल मीट रहेगी 1-to-1 बेसिस पे, जिसमें आपके जो एम्प्लॉयज हैं और जो मैनेजमेंट है दे विल बी मीटिंग। ओके, इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं हमारा कि हमारा सूटेबिलिटी क्या है एम्प्लॉयज का, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जनरली इसमें क्या होगा, जनरली इसके अंदर जो है क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे या इंटरव्यू रहेगा, एक मीट रहेगी जिसमें आपका एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में मीट रहता है। नेक्स्ट इज योर मेडिकल एग्जामिनेशन। सो वंस यू क्लियर द इंटरव्यू और वंस योर एम्प्लॉय विल योर prospective employee will clear the interview, they will go for the medical examination, जहां पर आपका जो आपकी ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग से पहले अगर आपने देखा हो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, या फिर आपको बोला जाता है कि आप इस तरह ये 2-3 ये वाले टेस्ट करवाने के बाद आ जाओ। वो वहां से एक बार डॉक्टर से एक क्लियरेंस लेटर लेके आ जाओ, या आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेके आ जाओ जो आप सबमिट कर देना ऑर्गेनाइजेशन में, एंड देन उसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर आपका कि कब आप, जब आप सारे स्टेजेस क्लियर कर लेते हो, फिर क्या आपका कॉम्पनसेशन होगा, कब से ज्वाइनिंग है, और आपका ऑफिस कहाँ होगा, और आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी चीजें हमारी अपॉइंटमेंट लेटर में आ जाएंगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। क्लियर हुआ ये Yes, प्रोसेस सबको? एनर्जी जी डाउन, मैम। मुझे ऐसा लग रहा था मुझ में एनर्जी डाउन होगी, बट मुझे लग रहा है मेरे स्टूडेंट्स में भी आज एनर्जी डाउन है। मजा नहीं आ रहा क्या इस सब्जेक्ट के अंदर? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में। ये ऑलमोस्ट वही सेम सा ही है, पर एक बार जब पढ़ो इन पांचों पॉइंट्स को अपने आप, सब लोग आप लोग एक्सप्लेन करोगे मुझे, इसमें मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी। Take 5 minutes, guys. 5 to 6 minutes. Go through it and then explain it to me. डॉक्टर सिंह, ये आप एक्सप्लेन करोगे मुझे इसको, है ना? इसको अच्छे से पढ़ो, मेरे सारे पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करोगे क्लास को।
हाँ जी डॉक्टर सिंह। यस मैम। जी मैम। हाँ जी डॉक्टर सिंह। हेलो। जी जी हाँ जी हाँ जी मैम। ऑब्जेक्टिव। हाँ मैम, ये मैम पहले का थोड़ा सा है, ये मतलब वो एचआर के मतलब मतलब थोड़ा सा लाउडर, थोड़ा सा गुड लाउडर। अच्छा by improving the good relationship among employees, they improve by improving the conditions. This is the objective to get the maximum utilization of we can get the HR resources. Okay. Then establishing a interrelationship among the employees, establishing good relationship among the employees in an organization or in any company or hospitals. ओके And ठीक है दीपक, थोड़ा सा ऐड करो फटाफट। मैम जो मतलब एम्प्लॉइज मतलब जो ऑलरेडी मतलब ट्रेंड हो चुके हैं और उनको उनकी मतलब फर्दर ग्रोथ के लिए एम्प्लॉइज को मैम एजुकेशन और ट्रेनिंग मतलब दी जाती है बाद में भी, मतलब ताकि वो और मतलब ग्रो कर सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके ओके गुड। सो देखो हम कह रहे हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले हमें देखना है कि भाई जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो भी हमारे पास ह्यूमन बींग्स, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे जो पीपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, वो मेरे ऑप्टिममली यूटिलाइज। ऑप्टिममली यूटिलाइज का मतलब ये है कि उनके स्किल सेट के हिसाब से हमने उनको राइट जॉब्स पे डाला हो और वो राइट जॉब्स के हिसाब से टाइमली और इफेक्टिवली एफिशिएंटली हमारे गोल्स को मीट कर रहे हैं, डिलीवरेबल्स पे काम कर रहे हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशंस उनको मिल रही हैं, जिसके बेसिस पे वो और मोटिवेटेड है और अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। ठीक है, अब बेस्ट दे पा रहे हैं का मतलब ये है कि अगर लोग मोटिवेटेड हैं, ट्रेंड हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं और एंथुसियास्टिक है अपने उस काम को, उनको काम की बिल्कुल क्लैरिटी है, उनको उनका काम अच्छे से पता है, इस वजह से जो आपके रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिममली यूटिलाइज होंगे। ठीक है, दूसरा क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखना ऑर्गेनाइजेशन और लोगों के बीच में, मतलब लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा फील करें, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, उनको लगे कि भाई ये आप ही की ऑर्गेनाइजेशन है, आप अच्छा करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करेगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करेगी तो आपकी ग्रोथ होगी। तो ये इस तरह की जो हार्मनी है ना वो तभी डेवलप हो पाती है जब एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप रहता है। उसके बाद लोगों को साथ साथ ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनके अपॉर्चुनिटीज ऑफर करना, फर्दर एजुकेशन प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इस तरह के और नई नई चीजें डेवलप करके देना ताकि लोग उस अपने स्किल सेट को, अपनी क्वालिफिकेशन को, अपने नॉलेज को और फर्दर एनहांस करके हमारी विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो भी ग्रो करे और विद इन ऑर्गेनाइजेशन नए रोल्स को भी पिकअप करें और विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो बेस्ट डिलीवर करें। देन लोग जब ऑब्वियसली जब लोग मोटिवेटेड होंगे, लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, ऑब्वियसली एक लेवल ऑफ कमिटमेंट भी डेवलप होगा, लोग ज्यादा इन्वॉल्व फील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, कमिटमेंट होगा। तो इस तरह का लेवल्स ऑफ कमिटमेंट डेवलप कराना, लॉयल्टी डेवलप करवाना, ये सब भी आपका पर्सनल मैनेजमेंट का एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा
जो भी जॉब्स हैं हमारी, जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी रोल्स हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली डिफाइन करना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी क्लास ले रही हूँ तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपना क्लास का अपना सिलेबस पूरा करना है, अपने स्टूडेंट्स के क्वेरीज को आंसर करना है, और साथ ही साथ मेरी अकाउंटेबिलिटी भी कि अगर मेरे, अब जनरली हालांकि मेरे रोल में मैं नहीं कह सकती, बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस में बात करोगे तो वहाँ अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है लोगों को कि भाई अगर ये काम नहीं हुआ तो आप जिम्मेदार हैं। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना था, क्लाइंट मीटिंग के लिए किसी एम्प्लॉइज किसी भी आपके यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर को एक क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना है, या उनके पास एक क्लाइंट मीटिंग आती है, उनको उस मीटिंग्स को क्लोज करना है, जाके मिलना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी और अकाउंटेबिलिटी भी उनकी, उन्होंने जाके मीट करना है, मीट करके अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करना है, और उसको प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करने के बाद उस मीटिंग को क्लोज करना है। सो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब से रिलेटेड उसको डिफाइन करना, ये भी आपका पर्सनल मैनेजमेंट का ही ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, क्लियर क्लियर गाइस? यस यस मैम। मैम। क्लियर? ये मैम एक चीज पूछनी थी, ये हॉस्पिटल्स में तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पर्सनल मैनेजमेंट की, ये एचआर ही डील करेगा ना? हाँ, पर्सनल एचआर आपका ह्यूमन रिसोर्स। हाँ ठीक है ठीक है मैम। ठीक है, कि जैसे कि हॉस्पिटल्स में ये मैनेजर्स भी होते हैं ना, ये मैनेजर्स भी होते हैं, तो वो उनके अलग रोल होते हैं और वो भी डील करते हैं, ये जगह एचआर भी होते हैं और मैनेजर्स भी होते हैं, तो हाँ एचआर देखो अलग अलग फंक्शन के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं ना। एचआर में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एचआर मैनेजर्स, पर्सनल मैनेजर हो जाता है, और फाइनेंस में फाइनेंस मैनेजर्स, अकाउंट्स में अकाउंट्स मैनेजर्स। अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि another objective would be satisfying group and individual needs by ensuring mental satisfaction. It is important to ensure that an employee is ensured of job security so that he can work without any undue pressure. बोल रहे हैं कि एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल मैनेजमेंट का या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, वो ये है कि इंडिविजुअल नीड्स को सेटिस्फाई करे, उनका एक जो मेंटल बैलेंस बना रहे लोगों का, वो कैसे बना रहेगा? जब उनको लगेगा कि हाँ मेरी जॉब सिक्योर है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और प्रेशर में, नेगेटिव प्रेशर में नहीं आएगा। एक थोड़ा सा लाइन ऑफ प्रेशर होना भी जरूरी है to make them working, but it should not be a negative pressure, because अगर जब नेगेटिव प्रेशर आ जाता है तो मेंटल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है तो आप इवन जो काम आप करते हो या कर सकते हो वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाते हो। सो ऑब्वियसली आपके डिलीवरेबल्स मीट नहीं होते, या आपके एरर्स होते हैं, या आपका लेट डिलीवरेबल्स होता है, तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन नहीं होता। Then offering social and economic security in form of monetary compensation factors against factors like illness, death and old age. Obviously, apart from salary, एक economic और social security provide करना, जिसमें आपके इंश्योरेंस हो गए, आपके पेंशन प्लान्स हो गई। ऐसे अब तो पेंशन प्लान्स नहीं रहती, पहले रहती थी पेंशन प्लान्स भी, लेकिन अगर आप आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी कुछ अलग आपके प्रीमियम गोल्स होते हैं, जिसमें आप अगर आप चाहो तो आपकी सैलरी में से पार्ट डिडक्ट होके देन यू नो उस पे एड्रेस इंटरेस्ट वगैरह ऐड होके आपको फ्यूचर में मिलता रहेगा। सो दैट सॉर्ट ऑफ प्लान्स आर आल्सो देयर, जिससे आपको इकोनॉमिकली और सोशली एक सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। उसके बाद मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड आल्सो बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के बीच में लड़ाइयां ना हो, उनके बीच में इश्यूज ना हो, वो उसको मिनिमाइज रखना। मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में भी कोई इश्यूज ज्यादा ना हो, उसको भी मिनिमाइज रखना है। वो लिंक की तरह काम करना है, जैसे हम लोगों ने अभी बताया था ना ऊपर वाली पॉइंट्स में कि ही पर्सनल मैनेजमेंट वर्क एज अ लिंक बिटवीन एम्प्लॉइज एंड द टॉप मैनेजमेंट। सो एंड सेम वेज वर्क एज अ लिंक बिटवीन एम्प्लॉइज आल्सो। एम्प्लॉय के बीच में भी और एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में भी एक लिंक की तरह काम करना, और उनके बीच में आपस में ज्यादा क्लैशेस ना हो, उन सब चीजों को भी मीट आउट करना। ठीक है, ओके गाइस? यस मैम। Okay, then how is personal management different from human resource management? Okay, अब बोल रहे हैं ह्यूमन
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑल्दो कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द मैटर्स। इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द मैटर्स। नाउ पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट का बहुत लिमिटेड स्कोप होता है इन कंपैरिजन टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट जो आपका प्राइमरी जो है वो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस और इन सब चीजों पे काम करता है, लेकिन जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो ज्यादातर आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, जो आफ्टर रिक्रूटमेंट के जो काम आ जाते हैं ना, वो मोटा मोटा वो ह्यूमन रिसोर्स के पास, एचआर डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। पर्सनल मैनेजमेंट ज्यादातर अगर आप देखोगे आपकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस पे काम करता है। ठीक है, अब इसका प्रॉपर एक वो भी दे रखा है डिफरेंस भी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पर्सनल मैनेजमेंट एक ट्रेडिशनल अप्रोच है लोगों को मैनेज करने की, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स एक मॉडर्न अप्रोच है लोगों को मैनेज करने की। पर्सनल मैनेजमेंट जो फोकस करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर, लेबर रिलेशनशिप पे, लेकिन जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो फोकस करता है आपके एम्प्लॉयज को एक्वायर करना, डेवलप करना, मोटिवेट करना और मेंटेन करना। ठीक है, मेंटेनेंस वाला काम आपका जो है, जैसे कि रिटेंशन प्रोग्राम्स हो गए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, इस तरह के काम जो है आपके इसमें आ जाएंगे। इस तरह के काम जो है आपके ह्यूमन रिसोर्स वालों के पास आते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट एज्यूम करता है कि लोग जो है इनपुट है अपने आउटपुट को मीट करने के लिए, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ये मान के चलता है, जो एक डेवलप्ड वर्जन है वो ये मान के चलता है कि एम्प्लॉयज जो है एक इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे आउटपुट को मीट करने का। पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर जो है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन आ जाता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर पूरा जो गोल अचीवमेंट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीवमेंट है, वो आ जाता है। यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट लोगों के सेटिस्फेक्शन पे काम करता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ओवरऑल मैनेजमेंट का यानी कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है उसके ऊपर काम करता है। पर्सनल मैनेजमेंट में जॉब डिजाइन इज डन बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो जॉब डिजाइन फंक्शन है वो ग्रुप और टीम वर्क के हिसाब से होता है। टीम कैसे होगी उसके हिसाब से आपका जो जॉब है उस तरह से डिजाइन होता है, तैयार होता है। लेकिन ह्यूमन आपका पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर लेबर्स के बेसिस पे लेबर को डिवाइड करके जॉब डिजाइन होता है। पर्सनल मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आपको एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पर्सनल मैनेजमेंट में decisions are made by the top management as per the rules and regulations, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कलेक्टिवली हम डिसीजंस जो लेती हैं हमारी एचआर, वो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इन सब के कलेक्टिव एफर्ट्स के बाद ही डिसीजन होता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सारी पावर और सारी एक्टिविटीज अपने पास रखूं, पर अगर मैं थोड़ा थोड़ा अपना काम नीचे वालों को भी दे देती हूँ ना, और उनको थोड़ी थोड़ी पावर भी दे देती हूँ, तो उसको बोल देते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन कीपिंग एवरीथिंग एट सेंटर, अपने पास रखना। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो उसको जब थोड़ा थोड़ा डिवीजन कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, वो मेरा डिसेंट्रलाइजेशन होता है। मतलब एक ही जगह पे सारी पावर और फंक्शंस ना होकर हम थोड़ा थोड़ा अब जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं या सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो अगर हम टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप मैनेजमेंट सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनाना, वो सब चीजें अपने पास रख लिया, लेकिन उन पॉलिसीज की फंक्शनिंग को नीचे फंक्शनल मैनेजर्स को भी दे दिया, तो वो हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। इनकी इंपॉर्टेंट पार्ट अपने पास रखना, जिसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे या उसके रूल्स रेगुलेशंस पे, पॉलिसीज पे। पर जो और एक्टिविटीज हैं, कुछ नए क्लाइंट्स को एक्वायर करना, उनसे मीट करना, नए बिजनेस प्लान्स बनवाना, वो हमने अपने नीचे वाले मैनेजर्स को भी दे दिया। तो थोड़ा सा अनइम्पोर्टेंट या उसका जब डायरेक्ट इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना आए, वो एक्टिविटीज अगर हम नीचे दे देते हैं उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल मैनेजमेंट में जो क्या होता है कि आपके जितने भी डिसीजंस लेते हैं, टॉप रेगुलेशंस को मैंने बताया था ना, रैशनल बेसिस पे रूल रेगुलेशंस के हिसाब से देखते हैं।
लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट जब आ जाता है, वहां पर हम डिसीजंस को कलेक्टिवली इन सारे फैक्टर्स को हिसाब से कि भाई एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अथॉरिटीज, डिसेंट्रलाइजेशन, इनके बेसिस पे पर्सनल मैनेजमेंट फोकस करता है इंक्रीज प्रोडक्शन और सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज पे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस करता है इफेक्टिवनेस, कल्चर, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन में। पर्सनल मैनेजमेंट कंसर्न विद पर्सनल मैनेजमेंट मैनेजर, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स इज कंसर्न विद all levels of manager. Sorry. पर्सनल मैनेजमेंट एक रूटीन फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स एक स्ट्रैटेजिक फंक्शन है। क्या फर्क होता है ह्यूमन इसमें रूटीन फंक्शन में और स्ट्रैटेजिक फंक्शन में? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या लगता है मैम? डे टू डे यूज होने वाली चीजें और स्ट्रैटेजिकली किसी क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल तरीके से कोई चीज को करना, स्ट्रैटेजीज बना के। पर्सनल में अनप्रोफेशनल तरीके से होता है ना, पर्सनल में प्रोफेशनल नहीं तरीके से होता है। नहीं मैम, नहीं, आप सही बोल रहे हो, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा और। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप वैसे, इससे पहले आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। मैम प्लान्स बनाना, उन्हें मतलब स्ट्रैटेजी बनाना, उस अकॉर्डिंग अगर काम होगा तो वो एचआर का काम है। लेकिन अगर डे टू डे होने वाले जो काम है, मतलब पर्सनल से रिलेटेड, तो वो पर्सनल मैनेजर के काम होंगे। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि पर्सनल मैनेजमेंट जो नॉर्मल रेगुलर आपका एम्प्लॉयज को ट्रेन करवाना, उनको हायर करना, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है आपके नए नए स्ट्रैटेजिक फंक्शन पे काम करता है कि भाई अगर बिजनेस डाइवर्सिफाई होने वाला है, यानी कि हम नए बिजनेस में भी एंटर करने वाले हैं, उस हिसाब से हमारे नए तरह की कैसे ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम, या फॉर एग्जांपल कोई मर्जर होने वाला है ना, हमारी कंपनी से मर्ज होने वाली है, तो वहां के एम्प्लॉयज और हमारे एम्प्लॉयज दोनों अलग अलग कल्चर में काम करते होंगे, उनको कॉमन कल्चर पे, या हमें उनका कल्चर एक्सेप्ट करना या उनको हमारा कल्चर एक्सेप्ट कराना, ये कैसे करेंगे हम। फिर उसके बाद हो सकता है दूसरी कंपनी जो है उनका सैलरी स्ट्रक्चर, हायरार्की, कॉम्पनसेशन प्लान, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स, उनके काम करने के तरीके, ये सब अलग होते हैं और हमारे अलग होते हैं। उनको कैसे हम एक मर्ज करके कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ज्यादातर मर्जर्स ना लोगों इस एचआर फंक्शन की वजह से फेल होते हैं, क्योंकि एक तो कल्चर का प्रॉब्लम होता है, रूल रेगुलेशंस का प्रॉब्लम होता है, पॉलिसीज का प्रॉब्लम होता है, तो वहां पे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से एक जो मर्जर होता है, जो कंपनी सोचती है कि हम मर्ज करके अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी कर लेंगे, या कोई दो रीजन, जैसे किसी की टेक्नोलॉजी अच्छी है, किसी का क्लाइंट में मार्केट में नाम अच्छा है, वो दोनों सोचते हैं कि चलो हम ये दोनों करके एंड देन विल केटर द मार्केट। पर वहां पे एम्प्लॉयज में ही आपस में इतने इश्यूज हैं कि एम्प्लॉयज ही नहीं किसी के साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहे। तो ऐसे इश्यूज ना हो, वहां पर स्ट्रेटेजिकली कैसे मूव करना है, वो आपका एचआर फंक्शन काम करता है। ठीक है, क्लियर? तो वैसे अगर आप देखोगे ना, मोटा मोटा जो पुराने टाइप के जो लोगों से डील करने के तरीके हैं, ह्यूमन रिसोर्स से डील करने के तरीके हैं, वो पर्सनल मैनेजमेंट है, जहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, रूटीन वाली डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक थोड़ा मॉडर्न फंडा है, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन कैसे करें, ग्रो कैसे करें, स्ट्रैटेजिकली कोई हमें नए डिसीजंस लेने हैं तो वो कैसे हो, वो सारा जो है हमारा एचआर में आ जाता है। अच्छा, ये एक छोटा सा डिफरेंस और यहाँ पे है, हमने जो पढ़ा है उसको पॉइंट्स में डाल दिया है ना। मैं एक बार इसको भी गो थ्रू करा लेती हूँ, और इसको ना लर्न कर लेना है, मतलब इसकी एग्जाम में आ जाता है कई बार। पर्सनल, अभी जो हमने अभी ऊपर जो करा ना, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, पर्सनल मैनेजमेंट का मीनिंग, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, हर पेपर में आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक, ये चैप्टर आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है।
वही है पर्सनल आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स आपकी मॉडर्न अप्रोच। पर्सनल में आपका जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादातर इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट एज इन पहले एम्प्लॉयज उनको एम्प्लॉयज पर्सनल मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं, फिर पर्सनल मैनेजमेंट आगे मैनेजमेंट तक पहुंचता है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के अंदर वो डायरेक्टली मैनेजमेंट सिस्टम के साथ काम कर रहा होता है, वो तो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद सेम थर्ड पॉइंट वही इनपुट आउटपुट वाला जो हमने डिस्कस किया है कि आपका जो ये पर्सनल मैनेजमेंट है वही समझते हैं कि एम्प्लॉयज जो है वो इनपुट है, लेकिन लोग ह्यूमन रिसोर्स समझते हैं कि एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। फिर आपका जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो लेबर रिलेशनशिप और वेलफेयर के ऊपर काम करता है, लेकिन जो आपका एचआर है वो मोटिवेशन डेवलपमेंट और एक्विजिशन पे काम करता है कि कैसे हम एक्वायर करें अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज को। पर्सनल मैनेजमेंट में जॉब डिजाइन जो है वो कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन यहाँ पर एचआर में हमने जिसे बात करी थी बेसिस ऑफ टीम वर्क होता है। फिर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एक इंटीग्रल पार्ट है पर्सनल मैनेजमेंट का, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो है गोल अचीवमेंट के ऊपर बात करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस पर काम करते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग आर लेस इन पर्सनल मैनेजमेंट, लेकिन एम्प्लॉयज को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपने एचआर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के थ्रू। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं आपके पर्सनल मैनेजमेंट में, लेकिन आपका जो एचआर है उसमें कलेक्टिव एफर्ट लिए जाते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इन सबको ध्यान में रखते हुए। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी, उनका सेटिस्फेक्शन। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन भी, प्रोडक्टिविटी भी और इफेक्टिवनेस भी। पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो कंसर्न रहता है आपका पर्सनल मैनेजर से, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सारे जितने टॉप टू बॉटम जितने भी मैनेजर्स हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, उनसे कंसर्न होते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट को एक रूटीन और अपना डे टू डे ऑपरेशन वाला फंक्शन होता है। ह्यूमन रिसोर्स आपका स्ट्रेटेजिक फंक्शन होता है जो हमने अभी डिस्कस किया था। फिर लेबर को एक टूल की तरह ट्रीट किया जाता है इसमें आपका पर्सनल मैनेजमेंट में, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स बोलता है कि नहीं, लोग जो हैं वो एसेट्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपका पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो एक नैरो स्कोप है, लेकिन जो एचआर है वो हमारा वो एक वाइडर स्कोप है, और एक क्योंकि ये मानता है कि ये जो फंक्शन है वो एक डायनेमिक फंक्शन है जिसके अंदर नई नई चीजें बहुत सारी ऐड होती रहती हैं और नए नए रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिफाइंड होता है ना। तो वो हमारा एक डायनेमिक फंक्शन हो गया। ये वाला जो पार्ट है मैम मैम एक पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जो ये बोला था ना आपने कि पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है इसमें, और उसमें एचआर में डायरेक्ट, मैम वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो एचआर में क्या होता है कि एचआर डिपार्टमेंट जो है वो जितने भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है ना, उनके मैनेजर्स के साथ उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। क्योंकि वहां पर वो सिर्फ एम्प्लॉय, एचआर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज हैं, और जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, टॉप मैनेजमेंट के साथ वो डायरेक्ट डिस्कशन में होते हैं कि भाई अब नया क्या मर्जर होने वाला है, या कोई एक्विजिशन होने वाला है, या नए बिजनेस में जा रहे हैं, या हमारा फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो एचआर की टॉप मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट डिस्कशन होती है कि भाई बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, हमें कुछ ना कुछ चीजों को सिचुएशंस में, इन सिचुएशंस में वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट टू डू। सो हो सकता है वहां पे ये भी हो सकता है कि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे लोगों को अवेयर करना है, कैसे ट्रेन करना है, फिर वो नए नए प्रोग्राम्स बनाना और अपने पर्सनल डिपार्टमेंट को भेज देना कि ये वाली ट्रेनिंग्स करवा दो, वो वाली ट्रेनिंग्स करवाओ, ये नए प्रोग्राम्स कराओ। तो ये सारी चीजें जब ध्यान में रखी जाती हैं, वो वहां पे उनके पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जो आपका पर्सनल मैनेजमेंट होता है, उनके पास जब ऑर्डर्स आते हैं कि भाई ये वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सारे एम्प्लॉयज को करवा दो, या नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो उस टाइम पर इंटरव्यू सेशन में ये वाली चीजें और ऐड करवा लो, या जो आप सैलरी स्ट्रक्चर हमारा है उसमें 5% का इंक्रीमेंट लगवा दो सबका। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली उसके पास बाद में जब वो इन्फॉर्मेशन आ रही है
पर वो क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता उनको, लेकिन ये जरूर है कि जो कहा जा रहा है, जो टॉप मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है, वो उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। वो अपने टॉप डिफरेंट मैनेजर्स को जरूर ट्रेन करवाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। लेकिन एचआर का जो रहता है, उनका वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहता है आपके टॉप मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, अभी क्लियर हुआ थोड़ा? यस सर। मैम एक चीज और कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में एचआर होता है वहाँ पे मतलब एचआर मैनेजर होता है, वहाँ पे पर्सनल मैनेजर भी साथ में ही होता है क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन होगा, वेरी करेगा। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पर्सनल डिपार्टमेंट छोटा सा अलग से हो, जहाँ पे रिक्रूटमेंट और ये कॉम्पन, आपको पता है अब जो है, पहले पेरोल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट नहीं होता था, अब पेरोल मैनेजमेंट का भी डिपार्टमेंट होता है, जिसमें सिर्फ सैलरी से रिलेटेड बातें होती है, सैलरी, कॉम्पनसेशन, इंसेंटिव्स, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स क्योंकि बड़ा है, उसी के अंदर आपको हो सकता है पर्सनल मैनेजर मिल जाए, उसी के अंदर आपको कॉम्पनसेशन डिपार्टमेंट मिल जाए, यानी कि आपका पेरोल मैनेजमेंट मिल जाए उसके अंदर। उसी के अंदर हो सकता है आपको एचआर के अंदर ही हो सकता है एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आता हो, जिसके अंदर वो जितने भी ट्रेनर्स हैं वो उसके अंदर आ जाए। तो ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कंपनी के, इसमें आप रोल्स या हायरार्की या स्ट्रक्चर उसको कॉमन नहीं मान सकते कि वहां पे होगा ही होगा। लेकिन अगर पर्सनल मैनेजर और एचआर मैनेजर दोनों है, तो एचआर मैनेजर का एक वाइडर रोल है, पर्सनल मैनेजमेंट का एक थोड़ा सा छोटा रोल है, नैरो रोल है। ठीक है, ओके मैम। एनी अदर डाउट? नो मैम। बाकी डॉक्टर सिंह, ऑल क्लियर? मैम एक चीज पूछनी थी, ये जो आपने वर्ड एक बताया था ना, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन वाला। कौन सा वाला पॉइंट? हेलो हाँ जी, कौन सा पॉइंट? सेंट्रलाइजेशन वाला। हाँ, तो मैम इसमें आपने बोला कि इसमें क्या क्या डिप्यूट कर सकते हैं हम, मतलब पावर्स के लिए रिलेटेड बोला था आपने, मतलब मैं ये वर्क के किस चीज के रिलेटेड हम डिप्यूट कर सकते हैं देखो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन? ये भी अगेन डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट पे, आपके स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, किस लेवल की जैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी कंपनी है, सारा कुछ वो टॉप मैनेजमेंट अपने आप ही उसको संभाल लेती है, उनको ज्यादा डेलीगेट करने की। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे वो लोग सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि भाई हमें आगे कौन से मार्केट के अंदर घुसना है, कौन सी ज्योग्राफिकल एरियाज को के साथ काम के ऊपर काम करना है, कौन सी कंट्रीज के अंदर एंटर करना है, वो उस फोकस कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो दूसरे फंक्शन हैं, छोटे काम है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट में घुस गए, अब इंडियन मार्केट को संभालना उन्होंने नीचे अपने सेल्स मैनेजर्स को या अपने मार्केटिंग मैनेजर्स को दे दिया। यानी कि जो मेन जो एक्टिविटीज है ना, जो टॉप बिल्कुल जिससे कहते हैं पूरा बिजनेस हिल सकता है, वो अपने पास रखा, उससे पावर अपने पास रखी, वो हो गया सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होगा, वो आप जब बांटते हैं हम तो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम बिल्कुल नहीं बांटते, सब कुछ अपने पास रखते हैं, हर चीज, हर डिसीजन को अपने पास रख रहे हैं, हर अथॉरिटी पास रख रहे हैं, हर बिजनेस में हुई नए चेंज के ऊपर काम करने को अपने पास रख रहे हैं, वो हो जाता है मेरा सेंट्रलाइजेशन। ओके मैम। ठीक है, और कोई डाउट? ऑल क्लियर हो गया सब? मैम एक चीज और थी, ये हॉस्पिटल में कई मतलब ट्रेनिंग्स या ऐसे कई ट्रेनिंग्स देते हैं ना, जैसे बेसिक ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, या फिर मतलब और किस तरह की कोड्स बताना कि वर्किंग है ना, तो ये भी एचआर का काम होता है? ये ट्रेनर्स का काम होता है। अब हो सकता है उसमें एचआर, अगर हॉस्पिटल छोटी है, बहुत कम वर्कफोर्स है, वही एचआर ट्रेनिंग कर रहा है, वही एचआर कॉम्पनसेशन पे भी काम कर रहा है, वही एचआर मीटिंग्स के ऊपर भी काम कर रहा है, तो बस वही ट्रेनर्स की एचआर होंगे। अब अगर आपका डिपार्टमेंट बड़ा है, लोग ज्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, तो आपके ट्रेनिंग
वाले जो कहाँ लोग होते हैं अलग होंगे, वो एचआर के अंडर जरूर आ जाएंगे पर वो एचआर नहीं होंगे। ये ट्रेनिंग एंड ठीक है मैम, डेवलपमेंट ठीक। फंक्शन है, एक फंक्शन है एचआर का, एक वन ऑफ द रोल है एचआर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। तो यूजुअली फिर ठीक है मैम, ठीक। ओके। ओके गाइस, यस मैम। ठीक है, तो शैल वी वाइंड अप नाउ? यस मैम। शैल वी वाइंड अप? ठीक है, तो फिर विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन हम उसको अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? ओके मैम वो MIS की PPT कब दोगे? मैं अब दे दूंगी, आज ही दे दूंगी, है ना? ठीक है मैम, ठीक है। मैंने भेज तो दी थी, पर क्या हो गई, मैंने वो एक बैचलर्स वाले नोट्स पे थोड़ा काम करके वो मर्ज कर दिया था गलती से। तो नाम वाम में चेंज हो गया थोड़ा सा, वो अभी फाइल को चेंज करके मैं भेज दूंगी, 1-2 घंटे में दे दूंगी, ठीक है? मैम एक चीज पूछना है, हाँ? ये मेडिकल जो मेडिकल पर्सन होते हैं वो क्या MBBS के वैसे ये उसके बाद ये क्या इसमें कोई MIS में इसके related कोई कोर्स हो, ये कोई इनके लिए ऑप्शन इनके लिए अच्छा हो सकता है क्या? अगर MIS में कोई कोर्स करते हैं या हो सकता है, आपको डिपेंड करता है ना, आप आगे किस लाइन में जाना चाहते हो, मतलब MIS आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में जो MIS यूज होते हैं, किस तरह के MIS यूज हो रहे हैं और उसका आगे क्या स्कोप है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे जाना चाहते हो। अच्छा अच्छा कोई भी अच्छा, कोर्स करोगे, कोई भी ट्रेनिंग ठीक करोगे, है कुछ मैम। भी वेस्ट नहीं जाता। अच्छा अच्छा। जी जी मैम, ठीक है मैम। Okay then guys, take care. Bye bye. We'll meet in the next class.